ओके सो आज मैं बात करने वाला हूँ 2017 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी के बारे में। इसका नेम है द किलिंग ऑफ अ सेक्रेड डियर। पर्सनली मुझे ये मूवी पसंद आई। इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह हैं और ये एक्चुअली काफ़ी पॉपुलर मूवीज़ में से एक है क्योंकि इसकी स्टोरी और इसकी मिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। इसकी स्टोरी बेस्ड है एक नॉवेल पे इफिजीनिया एंड ऑलिस, और ये नॉवेल बनी है एक एंशियंट ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर। सो इनडायरेक्टली ये मूवी ग्रीक मिथोलॉजी पे बेस्ड है। सो आज मैं इस मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसकी थ्योरीज और इसकी मिथोलॉजी पे भी बात करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे पास आपको देने के लिए विजिटिंग कार्ड तो नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो भूल जाओगे आप मुझे। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो सबसे पहले इस मूवी का नेम द किलिंग ऑफ अ सेक्रेड डियर कैसे है, क्योंकि इसमें सलमान भाई तो है नहीं, सॉरी माय बैड। सो मूवी का नेम डायरेक्टली कनेक्टेड है मिथोलॉजी से, और मिथ पे अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे, वरना आप मुझे यहाँ छोड़ के अकेला चले जाओगे। इसीलिए सबसे पहले मैं कैरेक्टर इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। तो मूवी में हमें एक फैमिली दिखाई गई है। इसमें हस्बैंड का नेम होता है डॉक्टर मर्फी, ये एक सक्सेसफुल सर्जन होता है। वाइफ का नेम होता है एना, और इनके 2 बच्चे होते हैं, गर्ल किम एंड बॉय बॉब। ये एक नॉर्मल फैमिली जैसे दिखते हैं और होते भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, इनकी लाइफ एकदम सही चल रही होती है। बट फिर हमें एक 16 साल का लड़का दिखाया जाता है। इसका नेम होता है मार्टिन। ये मर्फी के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। और हमें मूवी में स्टार्ट में तो बताया नहीं जाता कि आखिर ये कौन है, एक मिस्ट्री होती है, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो मार्टिन एक्चुअली मर्फी के एक एक्स पेशेंट का बेटा होता है। बट इसका एक्स पेशेंट मतलब मार्टिन के पिताजी एक सर्जरी में मर जाते हैं जो कि मर्फी कर रहा था, और वो बेसिकली मर्फी की गलती की वजह से मरे थे, क्योंकि मर्फी सर्जरी के टाइम बहुत ड्रंक था, इसीलिए ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और मार्टिन के पिताजी चल बसे थे। लेकिन ये बात मर्फी और किसी को नहीं बताता, ना ही अपनी फैमिली को, सिर्फ ये अपने तक ही रखता है। सो यहाँ एक तरीके से मर्फी ने मार्टिन के डैड का मर्डर किया था। हालांकि वो ऐसा मानने को राजी नहीं था, बट स्टिल उसके अंदर हल्का सा गिल्ट था, और इसी वजह से वो मार्टिन के साथ टाइम स्पेंड करता था, उससे अच्छे से बात करता था, उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी देता था। और अदर हैंड में मार्टिन भी इससे बहुत नाइस रहता था, गले मिलता था, एकदम अच्छे से पेश आता था। और ऐसे ही मर्फी सोचता है एक दिन कि मार्टिन को अपनी फैमिली से मिलवाएं ताकि वो घुल मिल जाए और उसे अच्छा भी लगे। सो मार्टिन इसकी बीवी बच्चों से मिलता है, जाके सबके लिए गिफ्ट्स भी लाता है, सबसे अच्छे से बात भी करता है। और यहाँ मर्फी की बेटी किम इसको मार्टिन को देख के उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। ये दोनों अखियों से गोली मारने लगते हैं और वॉक पे भी जाते हैं, चिल मारते हैं। और मार्टिन जैसे मर्फी के फैमिली से मीट एंड ग्रीट करता है, सो ये बदले में नेक्स्ट डे मर्फी को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करता है। और मार्टिन अकेले अपनी मॉम के साथ रहता था और इसके डैड तो चल बसे थे। तो मर्फी फिर रात में डिनर के लिए मार्टिन के घर जाता है, इसकी मॉम से मिलता है, ये डिनर करते हैं, मूवी देखते हैं। बट फिर मार्टिन के सोने के बाद यहाँ थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि मार्टिन की मॉम मर्फी पे लाइन मारना स्टार्ट कर देती हैं, बोलने लगती हैं दैट योर हैंड्स आर ब्यूटीफुल। और वो लाइन भी क्रॉस करने ही वाली थी, बट मर्फी यहाँ से उठ के भाग जाता है। इसके कोई गलत इंटेंशंस नहीं होते। और अब कुछ दिन ऐसा ही चलता है, और अब मार्टिन जब भी मर्फी को अपने घर इनवाइट करता है, सो वो उस बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि इसके हिसाब से जितना दूर रहेगा मार्टिन की मॉम से उतना अच्छा रहेगा। लेकिन मार्टिन यहाँ मर्फी से साफ बोल देता है कि इसकी मॉम आपको लाइक करती हैं। ये अजीब अजीब बातें करने लगता है कि मेरी मॉम सुंदर हैं, आपके लिए एकदम परफेक्ट हैं, आप दोनों परफेक्ट कपल बनोगे। बट मर्फी एक हैप्पीली मैरिड पर्सन होता है, सो ये साफ मना कर देता है। और अब इस पॉइंट से मूवी टर्न लेती है साइकोलॉजिकल हॉरर एंड थ्रिलर की तरफ। अब एक दिन अचानक से मर्फी के बेटे बॉब इसके पैर एकदम वर्क करना बंद कर देते हैं, एक तरीके से पैर पैरालाइज हो जाते हैं। सो मर्फी इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके आता है, इसका चेकअप करता है। सो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकलती, और थोड़ी देर बाद उसके पैर फिर सही भी हो जाते हैं, वो चलने लगता है। सो मर्फी और एना ये सोचते हैं कि ये बॉब का बहाना होगा ताकि वो स्कूल न जा पाए। बट थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से निकलने से पहले ही इसके फिर से पैर पैरालाइज हो जाते हैं, और मर्फी अपने सारे डॉक्टर से हेल्प लेके बॉब पे टेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और इस साइड किम, इसकी मार्टिन से अच्छी बॉन्डिंग बन रही होती है, इसके साथ घूमती है, अकेले टाइम स्पेंड करती है। और फिर एक दिन मार्टिन बॉब को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है, और यहाँ ये मर्फी से अकेला मिलता है और कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत वियर्ड चीजें बोलता है। ये एक लाइन में मर्फी को समझाता है कि ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने मेरे डैड को मार डाला था। सो सिंपल वर्ड में, आपने मेरे डैड को मारा था। सो अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी फैमिली में से किसी एक शख्स को मारना होगा, या आपको डिसाइड करना है किसको। मार्टिन का कहना था कि अभी सिर्फ बॉब के साथ ऐसा हो रहा है, थोड़े टाइम बाद आपको छोड़ के आपकी पूरी फैमिली के साथ ऐसा होगा, जब तक आप अपनी फैमिली से किसी का सेक्रीफाइस नहीं कर देते। और इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट, लेग्स में पैरालिसिस हो जाएगा। सेकंड,
कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, थर्ड आंखों से खून निकलने लगेगा, एंड फोर्थ डेथ, मतलब मर जाएगा। इसका मतलब बॉब फिलहाल फर्स्ट स्टेज में होता है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर मर्फी इसकी बकवास पे बिलीव नहीं करता और इसको यहाँ से भगा देता है। और ये फिर जाके चेक करता है तो सच में बॉब कुछ भी नहीं खा रहा होता, जो कि सेकंड स्टेज होती है। और मूवी के इस पॉइंट में मर्फी और व्यूवर्स दोनों का एक ही रिएक्शन होता है, दोनों कंफ्यूज होते हैं कि मार्टिन जो भी बोल के गया है वो सच है कि नहीं, और अगर वो सच है भी तो आखिर वो चीज वर्क कैसे करती है। तो अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे उस पे। खैर, अब मर्फी का दिमाग बहुत खराब हो रहा होता है। इसने हर तरह के टेस्ट ले लिए होते हैं बॉब के, बट कुछ भी नहीं निकल के आता, सब नॉर्मल था। सो इसको लग रहा होता है कि बॉब सिर्फ एक्ट कर रहा है। ये बॉब से बोलता भी है कि बेटा अगर ये मजाक निकला तो बहुत पीले जाओगे। हालांकि बच्चे का फेस देख के लगता नहीं कि वो मजाक कर रहा होता है। और कुछ दिन बाद सेम जैसा बॉब के साथ हुआ था वही होता है किम के साथ। इसके पैर भी पैरालाइज हो जाते हैं और वो खाना भी खाना छोड़ देती है। सो अब मर्फी बहुत डर जाता है क्योंकि सेम वही हो रहा होता है जैसा मार्टिन ने बोला था। सो इसको लगता है कि मार्टिन ने कुछ कर दिया इसके बच्चों के साथ। ये उसके घर के बाहर जाकर उसको गरियाता भी है, बट कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। और यहाँ एक काफी कंफ्यूजिंग सीन आता है जब हमें हॉस्पिटल के बाहर मार्टिन को दिखाते हैं और ये किम को कॉल करता है और ये उससे बोलता है कि तुम अभी चल सकती हो, विंडो के पास आके वेव करो। और तभी किम के पैर फिर से सही भी हो जाते हैं और वो चल के विंडो पे जाके अगेन बेड पे आके लेट भी जाती है और फिर से उसके लेग पैरालाइज हो जाते हैं। और ये देख के एना तो काफी चौंक जाती है, बट किम बिल्कुल भी हैरान नहीं दिखती, ये एकदम काम होती है। सो सारी थ्योरीज पे भी बाद में बात करेंगे। नाउ मर्फी एना को सब बता देता है मार्टिन के बारे में और उसकी बातों के बारे में, जो वो चारों स्टेजेस के बारे में बता के गया था। हालांकि यहाँ मर्फी एक झूठ भी बोलता है। मार्टिन के डैड के बारे में ये कहता है कि उसके डैड का एक कार एक्सीडेंट हुआ था और वो वहीं इंस्टेंट मर गए थे, बट मार्टिन को लगता है कि वो मेरी गलती है। ये अपनी वाइफ से पूरा सच छुपा रहा होता है कि इसने ड्रंक होकर ऑपरेशन किया था, इसलिए उसके डैड मर गए थे। खैर, अब एना अकेले फिर मार्टिन के घर जाती है और मार्टिन से बोलती है कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि मर्फी की पूरी गलती है तुम्हारे डैड के मर्डर में, तो उसके लिए बच्चों को पनिश क्यों किया जा रहा है। तो मार्टिन एक ही चीज बोलता है, इट इज जस्टिस। और फिर एना से बोलता है कि आपको बताना सही तो नहीं होगा, बट आपके हस्बैंड मर्फी मेरी मॉम से फ्लर्ट करते हैं, वो मेरी मॉम को लाइक करते हैं। ऑब्वियसली ये आग लगा रहा होता है। और एना यहाँ से जाके मर्फी के एक सर्जन दोस्त इसकी सेक्सुअल नीड को पूरी करके उससे पूरा सच जान जाती है कि आखिर कैसे मर्फी ने मार्टिन के डैड को मार डाला था। और फिर इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच इस बात को लेके फाइट भी होती है, बट अब मर्फी का गुस्सा सीमा पार हो गया होता है क्योंकि दोनों बच्चों का कोई इलाज नहीं मिल रहा होता। हॉस्पिटल से भी उनको घर भेज दिया गया होता है। सो मर्फी अब गुस्से में मार्टिन को किडनैप करके घर में ले आता है और उसको बहुत मारता है। बोलता है कि ये सब बंद करो जो भी कर रहे हो तुम, बट मार्टिन का स्टिल कहना होता है कि ये कुछ नहीं कर रहा, ये हो के रहेगा। आपने मेरे डैड को मारा, सो अब बदले में आपको अपनी फैमिली में से किसी एक को चूज करके उसको मारना होगा, वरना सब एक एक करके कुछ टाइम बाद मर ही जाएंगे। और मैं अब अपनी थ्योरी बताता हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। सो मेरे हिसाब से मार्टिन का कोई लेना देना नहीं है और ये चारों स्टेजेस वाला चोचला जो मूवी में चल रहा है उसके एक्चुअली आंसर मूवी में तो नहीं दिए गए, ये मिथ पे बेस्ड है। तो पहले तो मैं शॉर्ट में मिथ को बता देता हूँ। सो ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से एक इंसिडेंट हुआ था। एक राजा हुआ करते थे अगैमेमन और इनकी एक बेटी थी इफिजीनिया। सो एक वॉर के टाइम ये राजा अगैनिमन गलती से एक सैक्रेड डियर को मार डालते हैं। सो इस बात से एक गॉडेस नेम आर्टिमिस ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अगैमेमन को बोलती है कि डियर को मार दिया तुमने, सो अब बदले में तुमको अपनी बेटी इफिजीनिया का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वो इफिजीनिया अपनी जान दे भी देती है। और यहीं से इस मूवी का नेम उठाया गया है द किलिंग ऑफ अ सेक्रेड डियर, क्योंकि डियर के मरने से ही बवाल खड़ा हो गया था। स्टोरी थोड़ी बड़ी है बट मैंने 2 लाइन में कवर कर दी। अब आते हैं इस क्वेश्चन में कि इस मूवी में ये सब कैसे पॉसिबल है। तो मूवी के जो डायरेक्टर हैं यॉर्गस लैंथिमोस, ये अपनी सारी मूवीज की थीम्स को ग्रीक मिथ से उठाते हैं और इनकी हर मूवी में एक फैंटेसी वर्ड होता है जिसमें रूल्स हमारी रियल दुनिया से थोड़े अलग होते हैं। सो बेसिकली इस मूवी के यूनिवर्स के रूल्स वर्क करते हैं कार्मा पे, हिंदी में कर्म, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और कार्मा इज अ बिच, डायलॉग तो सुने ही होंगे। सो यहाँ पर मिथ वाले रूल लगते हैं कि अगर आपने किसी का मर्डर किया तो आपको उसका भुगतान खुद करना पड़ेगा अपने क्लोज पर्सन का सैक्रिफाइस करके। और ये रूल्स, ये बात मर्फी भी जानता था बट ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। और इसीलिए जब मार्टिन हॉस्पिटल में मर्फी से मिलने आया था तो सबसे पहले ये यही बोलता है कि आपको पता है कि अब क्या होने वाला है। देन ये सब स्टेजेस के बारे में बताता है। मतलब ये रूल्स यहाँ पर नॉर्मल होते हैं और मर्फी भी इसके बारे में जानता था। और सेम इसी वजह से बॉब और किम, इनके चेहरे पे 12 नहीं बजे थे कि डैड देखो ये क्या हो गया मेरे साथ। ये एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं क्योंकि ये समझ रहे होते हैं सिचुएशन को। खैर, यहाँ पर मार्टिन अपना मेटाफॉर भी बताता है इस चीज का एक एग्जाम्पल लेके। ये मर्फी के हाथ में अपने दांतों से काट देता है एंड देन एज अ कर्मा, हैंड फॉर अ हैंड, हाथ के बदले हाथ, ये फिर अपने हाथ को भी अपने दांतों से काटता है।
और फिर बोलता है कि काटा मेरे दांत ने था बट दर्द मेरे हाथ को झेलना पड़ा, दांतों को कुछ नहीं हुआ। सो ये मेटाफोर इस सिचुएशन पे एकदम परफेक्ट फिट बैठता है कि मारा मॉर्फी ने था मार्टिन के डैड को, बट एज अ कर्मा दर्द सहना पड़ेगा, मतलब सजा मिलेगी मर्फी की फैमिली को। खैर, आपको वो सीन याद होगा जब किम को मार्टिन का कॉल आता है और वो चलने लगती है। सो मेरे हिसाब से उस सीन में मार्टिन का कोई जादू टोना नहीं था, ये वैसे ही हुआ था जैसे पहले बॉब के साथ हुआ था। उसके भी पैर पहले पैरालाइज हुए थे, देन कुछ टाइम के लिए वो ठीक हो गए थे, वो चलने लगा था, एंड देन अगेन उसके पैर पैरालाइज हो गए थे। सो यही सेम हुआ था किम के साथ, कुछ पल के लिए उसके पैर सही हो जाते हैं एंड देन अगेन वो चलना बंद कर देती है। नाउ सो यहाँ से अब मूवी की एंडिंग स्टार्ट होती है और हर चीज को अब कायदे से देखोगे तभी समझ पाओगे। सो अब यहाँ पर सबको, मतलब चारों को पता चल गया था कि किसी ना किसी का मरना तय है। सो ये सब फुल ट्राई करने लगते हैं कि इनकी जान बच जाए। सो मैं पर्सन टू पर्सन बात करूंगा। सबसे पहले डॉक्टर मर्फी, तो इसको पता था कि इसको जल्दी चूज करना होगा अपनी फैमिली में से किसी एक मेंबर को सेक्रीफाइस करने के लिए, बट ये खुद को भी तो सेक्रीफाइस कर सकता था, इससे शायद इसकी फैमिली बच जाती, बट इसके माइंड में ये ख्याल तक नहीं आया। यहाँ तक कि ये अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जाके टीचर से पूछ रहा है कि अगर आपको मेरे दोनों बच्चों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो आप किसे चूज करोगे। शाबाश। नाउ अब आते हैं एना पे। तो आपको भी पता है कि अगर यहाँ कोई इंडियन मॉम होती या फिर कोई और भी मदर होती तो वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद का बलिदान देने के लिए आगे आ जाती कि मेरे दो अनमोल रतन को बचा लो, मुझे ले जाओ। और आपको वो बातें भी याद होंगी जो मार्टिन ने मर्फी से बोली थी कि मेरी मॉम आपको लाइक करती हैं, आप दोनों एक परफेक्ट कपल बनोगे। तो वो यही सोच के बातें बोल रहा था कि अगर मर्फी को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अपनी फैमिली में से किसको सेक्रीफाइस करे तो अपनी वाइफ, मतलब अपने बच्चों की माँ एना को करेगा। सो फिर मेरी मॉम एना की जगह ले सकती हैं, इसीलिए वो अपनी मॉम को बार बार आगे करता था कि मर्फी मेरी मॉम के साथ सेटल हो जाए। खैर, भूलना मत ये हॉलीवुड है। यहाँ पर एना अपने बच्चों की जान बचाने के बारे में तो छोड़ो, ये मर्फी से बोलती है कि मार दो, दोनों में से किसी को भी मार दो, ये फिर से एक नया बच्चा पैदा कर लेंगे। हाँ, एग्जैक्टली यही बोलती है, बस इंग्लिश में। लेकिन यहाँ तक कि ये सेड्यूस भी करती है मर्फी को अपनी जवानी दिखा के, पुराने बच्चे का तेल लेने नए आ जाएंगे। शाबाश। ना अब दोनों बच्चों पे आते हैं तो किम ये मार्टिन से अपने साथ भागने के लिए बोलती है कि अपन निकल लेते हैं यहाँ से साथ में, लेकिन मार्टिन कोई रिएक्शन ही नहीं देता। सो किम बेसिकली यहाँ अपनी जान बचाने का सोच रही होती है कि ये यहाँ से भाग जाए और इसकी जान बची रहे, और ये भागती भी है घसीट घसीट के, बट मर्फी इसको वापस ले आता है और ये एकदम गुड गर्ल बन जाती है। बोलने लगती है कि डैड, मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे बढ़कर है, उससे बढ़कर कुछ नहीं, आप मेरा सेक्रीफाइस कर दो, बाकियों को बचा लो। हाँ, ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले मार्टिन के साथ भागने वाली थी। शाबाश। अब आते हैं बॉब पे। सो ये भी एकदम गुड बॉय बन जाता है। पूरी मूवी भर इसके डैड बोलते हैं कि बाल कटवा ले, लेकिन नहीं कटवाता, बट अब खुद जाके काट लेता है, ऑब्वियसली गुड बॉय बनने के लिए। और मर्फी से जाके बोलता भी है कि डैड, मैं आपके जैसे बड़े होके बनना चाहता हूँ, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा। ये भी फुल ट्राई कर रहा होता है अपनी जान बचाने का, अच्छा बच्चा बन के। शाबाश। खैर, अब फिनाले में एना मार्टिन को घर से आजाद कर देती है और बॉब की आई से ब्लड भी आने लगता है, मतलब ये 3rd स्टेज होती है। इसके बाद 4th स्टेज में डायरेक्ट बॉब मर जाएगा। सो मर्फी को जल्द ही डिसाइड करना होता है कि ये किसका सेक्रीफाइस करें, बट ये डिसाइड नहीं कर पाता। सो ये एक काम करता है, इस सबको बांध के सबके फेस ढक देता है और अपना फेस भी ढक के सर्कल में घूम के रैंडमली शूट करने लगता है, जिससे ये डिसीजन फेट के ऊपर चला जाएगा और फाइनल बुलेट लग जाती है बॉब को, मतलब वो मर जाता है। नाउ अब इक्वेशन बैलेंस हो जाती है क्योंकि कर्मा ने अपना काम कर दिया होता है, इंसान के बदले इंसान। नाउ कुछ टाइम बीत जाता है, सब कुछ सही हो जाता है और हम एक रेस्टोरेंट में ये तीनों लंच करते हुए दिखते हैं, जहाँ अचानक से मार्टिन भी आ जाता है और यहाँ किम को दिखाते हैं जो कि फ्राइज खा रही होती है मार्टिन को देखते हुए। सो शायद किम अभी भी इतना सब होने के बाद भी मार्टिन से मूव ऑन नहीं हो पाई होगी, ये स्टिल उसको लाइक करती होगी। खैर, फिर ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और ये मूवी इसी पॉइंट में जाके खत्म हो जाती है। और यहाँ एक थ्योरी आती है कि मार्टिन लोगों को हिप्नोटाइज करना जानता होता है और इसने हिप्नोटाइज करके किम और बॉब को पैरालाइज किया था। और ये थ्योरी पॉसिबल हो सकती है, विद्वानों में बहुत मतभेद है, बट मुझे पर्सनली ये थ्योरी पसंद नहीं आई क्योंकि मुझे मूवी की थीम पसंद आई। जैसा मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि इस दुनिया में कर्मा अपना वर्क खुद करता है, पनिशमेंट्स और डीड्स में बैलेंस बना रहता है कि अगर आपने सिंस किए, मतलब पाप किए, सो गंगा नहाने से वो धुलने वाले नहीं है, आपको उस पाप के लिए बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आई फॉर एन आई, हैंड फॉर अ हैंड। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके ही जाना पड़ेगा, आप तो समझ ही गए हो, कर्मा इज अ बिच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। मच्छर साले।